नमस्कार साथियों। आज बात करूंगा मैं जो भी बीटेक डिप्लोमा या आईटी करके आते हैं, फ्रेशर होते हैं या उन्हें एक्सपीरियंस होता है, अपनी ग्रोथ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं वो, चाहे डॉक्यूमेंटेशन की वजह से या कंपनी का वर्क कल्चर की वजह से, या उन्हें एक्सपीरियंस तो बहुत होता है बट उन्हें डॉक्यूमेंट नहीं आते हैं या उन्हें नॉलेज नहीं है। तो मैं फ्रेशर से लेके एक सीनियर मैनेजर तक, सीनियर इंजीनियर तक आपकी एक्टिविटी बताऊंगा क्या क्या करते हैं आप, तो आप ग्रोथ पा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं साथियों, ये मेरी सर्विसेज हैं, ऑनलाइन सर्विस ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं। ये मेरी सर्विसेज हैं। ये ट्रेनिंग्स है, ये ट्रेनिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूं मैं, आप ऑनलाइन मेरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चाहे बीटेक हो, डिप्लोमा हो, आईटीआई हो, जो भी क्वालिफिकेशन है वो सब जुड़ सकते हैं मेरे से। साथियों, जो बीटेक या डिप्लोमा करके आते हैं उन साथियों को पता नहीं होता, इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता है तो ठीक है, तो वेरिएबल गेज कौन से हैं, एट्रीब्यूट गेज कौन से होते हैं, या इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं, ये उनको पहले पता होना चाहिए, ये यूज करना आना चाहिए उन्हें। जैसे मैं बात करूँ, सीएमएम की नॉलेज होनी चाहिए, हाइट गेज, बोर गेज, है ना, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर्स, प्रोफाइल प्रोजेक्टर, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर एट्रीब्यूट की बात करूँ, एट्रीब्यूट में प्लेन प्लग गेज, स्नैप गेज, प्लेन रिंग गेज, थर्ड प्लग गेज, स्नैप गेज, डेप्थ गेज, सीएमएम ऑपरेटिंग आना चाहिए, न्यू पार्ट ऑपरेटर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, बबल प्रोडक्टर क्या होता है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको मैं। जैसे आप माइक्रोमीटर्स है तो माइक्रोमीटर पूछ सकते हैं आपके लिए, माइक्रोमीटर की रेंज क्या है, यानी 0 से 25 mm का है। उसके बाद लीस्ट काउंट क्या है इसकी, जो भी इंस्ट्रूमेंट चूज कर रहे हैं आप उसकी लीस्ट काउंट क्या है, तो बता सकते हैं 0.01 या 1 माइक्रोन का है। ठीक है, 0.001 माइक्रोन का है, इस टाइप से बता सकते हैं। दूसरा बता सकते हैं कंपनी या मेक, मेक क्या है, किस कंपनी का है ये, तो ये आपको बताना चाहिए। मेट्रोटॉय या जिस कंपनी का भी यूज़ कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे सीएमएम है, किस कंपनी की यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर है कोई, किस कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, यानी इंस्ट्रूमेंट्स है किस कंपनी का है ये। तो आपको मैंने एक समराइज क्वेश्चन किए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं इस टेबल में। इसमें क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स जैसे आपका डिजिटल वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर्स, हाइट गेज और थिकनेस गेज। अगर इसकी आईडी की बात करूं तो इस टाइप से आईडी दे सकते हैं। लैब के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लैब क्यूए वीसी वर्नियर कैलिपर, लैब क्यूए M01 माइक्रोमीटर, ठीक है, हाइट गेज, इस टाइप से नंबर दे सकते हैं। अपने टाइप से ये नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ लिख सकते हो आप, ऐसे लिखा है H1 और T थिकनेस गेज, ये टाइप से लिख सकते हैं आप। किस कंपनी के लिए है, मेट्रोटॉय या अलग कंपनी का है वो नाम लिख सकते हैं आप। इसकी रेंज क्या है, जिसकी बर्नियर की बात करें तो 0 से 150, 0 से 125, 0 से 250 mm है हाइट गेज की, ये चेक कर सकता है, इसकी कैपेसिटी है। अगर हम थिकनेस गेज की बात करें तो ये 10 mm तक चेक कर सकता है, इसकी लिस्ट काउंट ये दी हुई है। अगर इसकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये है, तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, ये आप देख सकते हैं। तो आपको ये सब पता होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट के बारे में, क्या क्या मेन इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट का नाम, यूज कैसे करते हैं, उसकी कंपनी या मेक क्या है, रेंज क्या है इंस्ट्रूमेंट की, लिस्ट काउंट क्या है, और ये क्या है। तो ये इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, जो ये इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं मैंने, ये इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। कॉमन इंस्ट्रूमेंट बताएं, बाकी अलग अलग कंपनियों में अलग अलग कंपनियों के यूज के हिसाब से और इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप इंजीनियर्स हैं तो आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ये सारे इंस्ट्रूमेंट क्या हैं, वेरिएबल, एट्रीब्यूट, ये गेज के बारे में आपको पता करना है। ठीक है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया इस टाइप से। उसके बाद आता है फर्स्ट पार्ट अप्रूवल। आपने गेजे देख लिए, फिर उसको हम लाइन पर लगाते हैं फर्स्ट पार्ट अप्रूवल के लिए या पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन करने के लिए। तो उसका फॉर्मेट इस टाइप से होता है, इसमें दिया होता है सेटअप अप्रूवल है, यहाँ पर कंपनी का लोगो होता है, कंपनी का नाम होता है, ये सब चीज़ भर होता है। तो जहाँ पे लिखना है आपको ऑर्गेनाइजेशन की नाम क्या है, ठीक है, सप्लाई नाम क्या, जो भी एक्टिविटी है यहाँ पे आपको भर सकते हैं। उसके बाद आपकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, लिमिट क्या है उसका, और डेट चेक करने की डेट क्या है, डेट जहाँ पे दे दी हमने तो अपन नहीं आ सकते, कॉलम हटा सकते हैं इसे। वर्नियर, माइक्रोमीटर, हाइट गेज, बोल किससे चेक करेंगे, कितने पीस चेक करेंगे, ये भी कॉलम यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ भी नहीं लिख सकते हैं। उसके 5 पीस लिखे अपने, चेक कर लिए, ठीक है, ओके रिजल्ट क्या है वो सब लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आप फर्स्ट पार्ट अप्रूवल का भी बना सकते हैं। इसी प्रकार से लास्ट पीस अप्रूवल होता है, सेम ये होता है। तो लास्ट पीस अप्रूवल उन वहाँ कैपेबल होता है, एप्लीकेबल होता है जहाँ डाई कास्टिंग के पार्ट होते हैं, चाहे मोल्डिंग है, चाहे सीट मेटल है, या आपका हाई प्रेशर डाई कास्टिंग है, लो प्रेशर डाई कास्टिंग है, या ग्रेविटी डाई कास्टिंग है।
वहाँ जब डाई कास्टिंग का या फिर कोई भी डाई मोल्ड का काम होता है, क्योंकि जो लास्ट का मोल्ड निकला हुआ है उसकी रिपोर्ट होती है लास्ट पीस अप्रूवल। तो लास्ट पीस अप्रूवल कौन सा होता है? जो मोल्ड का लास्ट में हम डाई अनलोड करते हैं उस समय एक पीस छोड़ देते हैं और उस पीस की रिपोर्ट बनती है, जो वो जाती है मैं टूल रूम के लिए। टूल रूम उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस पर काम करता है, देखता है क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इस रिपोर्ट में, उस पर सुधार करता है। तो इसलिए वो लास्ट पीस अप्रूवल होता है। फर्स्ट पार्ट अप्रूवल इसलिए होता है क्योंकि जो हम मशीन पर लोड करते हैं पार्ट डाई लोड की, जो फर्स्ट पार्ट बना तो क्या क्या हमने जो पैरामीटर्स हैं, हमारे चेक पॉइंट्स हैं, ये वो सारे चेक पॉइंट हमारे प्रॉपर सही चेक हो रहे हैं क्या, कोई कमी तो नहीं है, थिकनेस, ओडी, आईडी, चैम्पर्स, रेडियस, जो भी डायमेंशंस है। तो हम जब गो हेड दे देते हैं फर्स्ट पार्ट अप्रूवल के लिए, तो आपको पता पड़ा फर्स्ट पार्ट CNC-BMC का भी होता है। जो भी पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसका फर्स्ट पार्ट अप्रूवल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारा लॉट कितना कैसा बनेगा। तो फर्स्ट में हम चेक कर लेंगे तो प्रॉब्लम वहीं हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट अप्रूवल हो गया। उसके बाद बात करता हूं मैं कोर टूल की। आपने ये सब सीख लिया, उसके बाद पैटर्न इंस्पेक्शन हो गई, उसके बाद आपको कोर टूल आने चाहिए। कोर टूल की बात करें तो MSA, SPC, PPAP, FMEA, APQP ये सब आना चाहिए। उसके बाद आता है आपका ISO और IATF के डॉक्यूमेंटेशन। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं कोर टूल। तो ये 5 कोर टूल होते हैं, APQP, FMEA, PPAP, SPC, MSA। तो ये 5 कोर टूल होते हैं। APQP का फुल फॉर्म होता है एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, FME का होता है फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, PPAP का प्रॉब्लम होता है प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, SPC स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, MSA का मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। अब इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं। APQP की बात करें तो इसमें हम समझते हैं 5 फेसेस। जो हम किसी प्रोडक्ट को स्टार्ट करने से पहले, जो प्रोडक्ट हम न्यू डेवलपमेंट करने जा रहे हैं उसकी क्या क्या एक्टिविटी रहेंगी। तो पहले प्लानिंग करेंगे, प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट करेंगे, प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट करेंगे, फिर प्रोडक्ट इन प्रोसेस वैलिडेट करते हैं, उसके बाद फीडबैक एंड असेसमेंट करेक्शन एक्शन देखते हैं। तो ये हमारे 5 फेसेस होते हैं, इसको हम डीप में समझते हैं। तो एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे हम APQP की मैट्रिक्स होती है, ये मैट्रिक्स समझते हैं इस टाइप से, ये पूरा मैट्रिक्स हम समझते हैं। और जैसे इसके डॉक्यूमेंट्स हो गए हम इसमें समझेंगे प्रोसेस सीक्वेंस फ्लो क्या है आपका, प्रोसेस पैरामीटर्स क्या हैं, टूल फिक्चर्स, डाई, मोल्ड, इनकी समझते हैं ये क्या होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हम इसमें समझते हैं, ठीक है। सेफ्टी के डॉक्यूमेंट क्या क्या हुए, मेंटेनेंस से क्या हैं, ये सारे APQP के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट हम पढ़ते हैं। बात करते हैं PPAP की। तो PPAP की रिक्वायरमेंट क्यों है कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, इंजीनियरिंग चेंज करते हैं, चेंज टू मटेरियल्स है, चेंज टू पार्ट प्रोसेस, सब सप्लायर चेंजेज हैं आपका क्या है। PPAP की लेवल क्या है, 5 लेवल होती हैं, कौन सी लेवल का PPAP यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, वो सब पढ़ते हैं समझते हैं। PPAP के जो 18 डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं वो डिटेल में समझते हैं हम। जैसे हम बात करें डिजाइन रिकॉर्ड हो गया, इंजीनियरिंग चेंज हो गई, कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल, इफ रिक्वायर्ड है तो कोई फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, FMEA, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, PFME हो गया, कंट्रोल प्लान हो गया, MSA हो गया, MSA मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस हमने बात करी थी, डायमेंशनल रिजल्ट बात करी थी हमने, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सब हम स्टडी करते हैं PPAP के दौरान। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपके 18 डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनकी हम स्टडी करते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊँ, इंजीनियरिंग चेंज नोट, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एक्सेल में फिल करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। कंट्रोल प्लान हो गया, ये सारे हो गए। अब मैं देखो साथियों, ये आपको एक एक करके डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। जैसे मैं बात करूँ, हम ये कैलकुलेशन की बात कर रहे थे, तो ये कैलकुलेशन में सारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग करते हैं, तो पूरा वो रखते हैं सिस्टम अप्रूवल है। तो ये सारी एक्टिविटी आपको एक्सेल में करके दिखाई जाती है ये, ठीक है। एसटी कार्ड बनाना, कैसे एसटी कार्ड बनाएंगे ये, तो ये भी सारी एक्टिविटी आपकी हो जाती है। तो आप देखिए ये एसटी कार्ड भी बना सकते हैं आप, ये प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ये अगला PPAP। तो PPAP के जो 18 डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, ये PPAP के डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ये PPAP के डॉक्यूमेंट्स। जैसे हम बात करें, ये PPAP के डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको भी हम फिल करके देखते हैं क्या क्या हमारे PPAP के डॉक्यूमेंट्स हैं ये, ठीक है। जैसे ये इंडेक्स हो गया हमारा, इंडेक्स है। उसके बाद डिजाइन रिकॉर्ड, ये डिजाइन रिकॉर्ड बनाते हैं, तो डिजाइन रिकॉर्ड बनाना सिखाता हूँ आपको। फिर उसके बाद टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, हो गया। इंजीनियरिंग चेंज नोट है, ये डॉक्यूमेंट आपको एक्सेल में प्रोवाइड भी कराए जाते हैं, ठीक है। ECN हो गया आपका, प्रोसेस फ्लो डायग्राम है, ये प्रोसेस फ्लो डायग्राम कैसे बनाते हैं ये हो गया। PFME कैसे बनाते हैं, कंट्रोल प्लान कैसे बनाते हैं, ये सारी एक्टिविटी हो गया। गेज R&R कैसे कैलकुलेट करते हैं, गेज R&R हो गया। डिजाइन रिकॉर्ड हो गया। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड भी कराए जाते हैं। तो आप ये ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे तो सब आपको ये मटेरियल मिलता भी है। तो ऐसे आगे बात करते हैं, तो हमने PPAP पढ़ा था, ऐसे ही हम पढ़ते हैं। ये देखो
एक्ट कमीशन वारंट, ये डिटेल में समझते हैं। एफएमई की बात करते हैं तो एफएमई में जो 7 स्टेप अप्रोच है उस पर बात करते हैं। एफएमई का स्कोप क्या है ये सब हम समझते हैं। और जैसे एफएमई की हम एक्टिविटी समझते हैं तो 7 स्टेप अप्रोच पर काम करता है। तो सिस्टम एनालिसिस, फंक्शन एनालिसिस और रिस्क कम्युनिकेशंस, तो इसके अंतर्गत आता है प्लानिंग एंड प्रिपरेशंस, स्ट्रक्चर एनालिसिस, फेलियर्स एनालिसिस और फंक्शन एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशंस और डॉक्यूमेंटेशन रिजल्ट्स। तो इन सब के बारे में बात करते हैं, सबको कैसे समझते हैं। एफएमई में जो ड्यू एफएमई है वो भी हम इसको डिटेल्स में समझते हैं। फिर हम एमएसए की बात करें तो एमएसए में समझते हैं हम बायस, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी, गेज आर अंडर, कप्पा वैल्यू, इफेक्टिवनेस, मिस रेट, फाल्स अलार्म, ये सब समझते हैं। ये हमारे सबका एजेंडा रहता है समझने के लिए। एमएसए की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 10% से हमारा गेज आर अंडर कम होना चाहिए। अगर 10 से 30 के बीच में है तो ये मार्जिनेबल एक्सेप्टेबल है, बट 30% से ज़्यादा है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये हम इसी पूरा डिटेल में समझते हैं। ऐसे एमएसए की बात करें तो हम इसे पूरा ये एक्सेल में चार्ट बना के देखते हैं। एसपीसी की बात करें तो एसपीसी को हम क्यों टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट, यूज ऑफ कंट्रोल चार्ट्स, पीपी के, सीपी के में अंतर क्या है, कॉज ऑफ वेरिएशंस, ये सारी चीज़ हम समझते हैं। तो ये हम एक्सेल में बना के भी देखते हैं। इसका एक्सेल में क्या क्या एक्टिविटी रहती है, सारी एक्टिविटी हम करके देखते हैं। जो कंट्रोल चार्ट के रूल्स होते हैं वो भी मैं पढ़ाता हूँ। कंट्रोल चार्ट के क्या रूल्स हैं, कौन सा कंट्रोल है, कोई आउट ऑफ कंट्रोल है, इन कंट्रोल है, या प्रोसेस इम्प्रूव हो रहा है आपका, कैसे इम्प्रूव है, तो पूरा हम यूसीएल एक्सेल बना के देखते हैं। उसके बाद बात करता हूँ मैं आपका 7QC टूल की बात करते हैं। तो 7QC टूल में सारी एक्टिविटी बढ़ाते हैं हम। ये आपको ये चेक शीट पर सारी एक्टिविटी में आपको चेक शीट हो गई है ना, कंट्रोल चार्ट हो गए, ग्राफ्स हो गए, पैरेटो डायग्राम हो गया, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम हो गया, हिस्टोग्राम, स्टैटिफिकेशंस, स्कैटर डायग्राम्स, ये सारी चीज़ हम आपको सिखाते हैं कैसे कैसे एक्टिविटी करते हैं। ये सारी एक्टिविटी रहती हैं। अब कंट्रोल चार्ट की बात करें तो कंट्रोल चार्ट में हम ये 4 लाइन होती हैं। एक अपर स्पेसिफिक लिमिट, लोअर स्पेसिफिक लिमिट, है ना, अपर स्पेसिफिक लिमिट, लोअर स्पेसिफिक, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट्स, और जो सेंटर लाइन है आपकी, ये सेंटर लाइन है ये, ठीक है, ये सेंटर लाइन है आपकी मीन, इसको बोलते हैं आप एक्स डबल बार। ये है यहाँ पर एक्स डबल बार, ठीक है। ये प्लॉटेड पॉइंट्स हैं, ये कैलकुलेट करते हैं आप। तो ये सब समझते हैं हम। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है एक्स डबल बार प्लस माइनस A2 R बार। किसका फार्मूला है ये होता है आपका UCL एक्स के लिए, ठीक है। और इसके लिए जो फार्मूला होता है आपका, वो क्या फार्मूला होता है, हम इसके लिए फार्मूला यूज़ करते हैं एक्स डबल बार प्लस माइनस 3 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है। ये हम UCL एक्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, इस चार्ट के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये हम डीप में समझते हैं इस फार्मूले को भी। उसके बाद बात करते हैं पोकायो का, टॉपिक्स क्या क्या हैं आपके, ये सब पोकायो का हम बात करते हैं, ठीक है। ये हम बात करते हैं FI FT PPM ना, DPM DPU, जेट टेस्ट क्या होता है, OE, ये सब हम बात करते हैं। तो ये भी आप ट्रेनिंग समझ सकते हैं ये टॉपिक क्या है। जैसे मैंने आपको भी दिखाया था उसके टेबल में कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं MTTR MTBF, ये सब हम टॉपिक कवर करते हैं, ये भी देख सकते हैं आप। उसके बाद आ जाते हैं हम ISO में। अगर आप ISO की नॉलेज रखते हैं तो आप ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आप मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर पोस्ट पर जा रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्या क्या चीज़ पता होना चाहिए इसमें, किस क्लोज में क्या डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो एक्टिविटी क्या क्या होती है। जैसे मैंने बात करी थी आपकी, ये तो क्वालिटी के डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके, तो इस टाइप से आपके हो जाते हैं। अगर हम QMS की बात करते हैं, QMS, अगर हम QMS में आते हैं तो आपको पहले CFT मीटिंग कैसे करते हैं, CFT मीटिंग का डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, आपका CFT मेंबर्स के नाम वगैरह लिख सकते हैं। तो जैसे हमारा इंटरनल ऑडिटर कौन कौन है, ये सब आपको बनाना आना चाहिए डॉक्यूमेंट से। उसके बाद हम लिस्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर की लिस्ट बनाते हैं, और कौन कौन से लिस्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स हैं, लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स, आपके एक्सटर्नल ऑडिटर कौन कौन हैं। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हमारे देखते हैं लिस्ट ऑफ कंपिटेंसी ऑडिटर्स, जो भी हमारे नाम कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उनकी कंपिटेंसी क्या है। जैसे डिपार्टमेंट बात करें, क्वालिटी, क्वालिफिकेशन BTech है, एक्सपीरियंस 15 साल का है। अगर हम इंटर्न ISO की बात करें, आपको इंटरनल ऑडिटर हैं, ISO IATF किसके इंटरनल ऑडिटर हैं, PPAP की नॉलेज है क्या, FME की नॉलेज है क्या, कंट्रोल प्लान की नॉलेज है क्या, PPAP की है ना, APQP, MSA, प्रोसेस ऑडिट के बारे में पता है क्या, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए।
तो ये और भी ऐड कर सकते हैं इसमें, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट बनाना सिखाता हूँ आपको। ये आईएसओ के डॉक्यूमेंट हैं। किसके? आईएसओ के डॉक्यूमेंट्स हैं। इंटरनल ऑडिट का प्लान बना सकते हैं। आपको इंटरनल ऑडिट का प्लान बनाएंगे, ऐसे इंटरनल ऑडिट का प्लान बना सकते हैं। उसके बाद आप इंटरनल ऑडिट का शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल बनाएंगे, इस टाइप से शेड्यूल बना सकते हैं। शेड्यूल बनाने के बाद आप एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कौन सी ऑडिट कब होगी, कितने बजे होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी। जैसे क्यूएमएस की ऑडिट है तो ये शेड्यूल बनाया हमने, कितने कितने बजे आएगा, कितने बजे लंच रहेगा, पूरा एक्टिविटीज़ में आपको दिखानी पड़ेगी। और इसके सपोर्ट डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे, ऑडिट में क्या करेंगे, वो भी आप देख सकते हैं। इंटरनल ऑडिट का फिर आप ऑब्जर्वेशन देखते हैं, उसके लिए डिपार्टमेंट देखते हैं कौन ऑडिट करेगा। ये सारी चीज़ें आपने बना दीजिए। फिर रिपोर्ट आपने जनरेट की, उसकी रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट बनाने के बाद उसकी रिपोर्ट की एक्टिविटी लिख दी आपने। उसके बाद आपको एक समरी बनानी पड़ेगी। जो ऑडिट की समरी, ये क्यूएमएस की बात कर रहा हूँ, एक क्वालिटी मैनेजर है या क्वालिटी इंजीनियर्स है, वो भी इसको करेंगे तो आपको अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। तो आपके यहाँ पे देखेंगे ऑडिटर के नाम क्या हैं, जो भी ऑडिटर के नाम है, ऑडिटी के नाम क्या हैं, वो सब लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन आपने क्या फाइंड आउट किया, डिपार्टमेंट क्या है, और उसके करेक्टिव एक्शंस क्या हैं आपके। इस टाइप से एक एग्जाम्पल बनाया है मैंने। तो यही एग्जाम्पल आपको हम प्रैक्टिकली समझाते हैं, आपको पूरा डिटेल में सिखाते हैं, आपको सीख सकते हैं। तो आपको चूज़ करते हैं कौन सा टॉपिक ले रहे हैं आप, किस टॉपिक पे आप फोकस करना चाह रहे हैं, उस टॉपिक के लिए आप ये सब सीखते हैं आपके लिए। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट कंट्रोल कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट को इशू कैसे करते हैं, फिर ये मटेरियल बनाते हैं। तो ये आपके क्यूएमएस के डॉक्यूमेंट्स हो गए। और क्यूएमएस के डॉक्यूमेंट की बात करूँ मैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, ये भी हम प्रॉपर करके सिखाते हैं। जैसे मैं बात करूँ, इनकमिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो गई, फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो गई, ये डिस्पैच रिपोर्ट होगी। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको बनाना चाहिए। करेक्टिव पापा बनाना चाहिए आपको। ये सारे रिपोर्ट्स हैं ये सब, ठीक है, ये सारे आपको बनाना चाहिए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लान बनाना चाहिए, सब ये रिपोर्ट्स हैं। ये सारे हम रिपोर्टें आपको प्रिपेयर करके दिखाते हैं। तो ये सब रिपोर्टें चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे टाइटल डायग्राम कैसे बनाना है आपको, स्लाइड्स कैसे बनाना है, ये सब एक्टिविटी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैसे बनाते हैं, ये सारी एक्टिविटी हैं आपकी, ये सब आप बना सकते हैं। तो ये सब किसके डॉक्यूमेंट हैं? क्यूएमएस के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके किसके डिपार्टमेंट के हैं? क्यूएमएस के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट भी आप बना सकते हैं। ये मास्टर लिस्ट ऑफ हो गया, मास्टर्स के कैलकुलेशन के डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सारे डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं। इसी टाइप से आप देख पाते हैं, ये सारी एक्टिविटी करते हैं आप। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, तो ये एक्टिविटी करके आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी और कोई कमेंट्स है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।